हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफिनेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ा, स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म पढ़ा, एनालिसिस ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन-ब्यूटेन पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। तो अभी तक जो हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन पढ़ा है, इसमें 6 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो सो फार मतलब अभी तक वी हैव स्टडीड साइक्लोहेक्सेन इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड और प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में हम लोग मानकर चल रहे थे। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही प्लेन में है। तो सो फार वी हैव स्टडीड साइक्लोहेक्सेन इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड आर प्लेनर, बट इन रियल, लेकिन रियल में इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही प्लेन में है। ऑब्वियसली यहाँ पर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऑब्वियसली प्लेन से बाहर, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर। इस कार्बन पर ये सॉलिड वेज मतलब बॉन्ड एबव द प्लेन, ब्रोकन वेज बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन। तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हम लोग मान कर चल रहे थे कि एक ही प्लेन में है। तो सो फार वी हैव स्टडीड साइक्लोहेक्सेन इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड आर प्लेनर, बट इन रियल, लेकिन वास्तविक में, बट इन रियलिटी इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन, लेकिन वास्तव में ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ड्यू टू वान डेर वाल्स, रिपल्सन एंड एंगलस्टीन। ऐसा होता है वान डेर वाल्स, रिपल्सन और एंगलस्टीन के कारण। तो सो फार वी हैव स्टडीड साइक्लोहेक्सेन इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड आर प्लेनर, बट इन रियल इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन ड्यू टू वान डेर वाल्स, रिपल्सन। मतलब ये सारे जो एटम्स हैं, ये सारी जो एटम है, ये सारी जो एटम है, उसके बीच में लगने वाली रिपल्सन और एंगलस्टीन के कारण। आप जानते हैं वह कार्बन जो sp3 हाइब्रिड है, उसकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए। अगर उससे बॉन्ड एंगल घट जाए या बढ़ जाए तो बॉन्ड के अंदर स्ट्रेन पैदा होगी। तो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म में ड्यू टू वान डेर वाल्स, रिपल्सन एंड एंगलस्टीन। वान डेर वाल्स रिपल्सन मतलब एटम और ग्रुप के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स, और एंगलस्टीन मतलब कार्बन जो sp3 हाइब्रिड होता है, उसकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होती है, लेकिन उससे अगर बॉन्ड एंगल घट जाए और बढ़ जाए तो ऑब्वियसली बॉन्ड में स्ट्रेन हो जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेन और वान डेर वाल्स रिपल्सन के कारण साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म। Although cyclohexane exists in infinite number of conformational isomers, obviously तो वान डेर वाल्स रिपल्सन और एंगलस्टीन के कारण साइक्लोहेक्सेन ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, बट लेकिन चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट आर एक्सट्रीम फॉर्म विच आर इंटरकन्वर्टिंग इनटू ईच अदर by process called flipping। यद्यपि साइक्लोहेक्सेन में जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर की संख्या होती है इनफाइनाइट होती है, कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्यों होता है? ड्यू टू वान डेर वाल्स, रिपल्सन एंड एंगलस्टीन। ऑल्दो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, बट चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, बोट एंड ट्विस्ट बोट आर एक्सट्रीम फॉर्म विच आर इंटरकन्वर्टिंग इनटू ईच अदर बाय प्रोसेस कॉल्ड फ्लिपिंग। जैसे यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म का पढ़ रहे थे,
ये साइक्लोहेक्सेन, ये आपकी थी, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में, जिसमें से इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन बाहर एक अंदर, एक 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 बाहर एक अंदर। तो अभी तक जो हम लोग साइक्लोहेक्सेन पढ़े थे इस फॉर्म के, लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन में ऑब्वियसली एटम के बीच में रिपल्सन होती है, एंगल स्ट्रेन होती है, जिसके कारण ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन। जो इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन के अंदर ऑब्वियसली एटम के बीच में जो रिपल्सन होती है, एटम के बीच में जो रिपल्सन, वान डर वाल्स रिपल्सन जो होती है, इसके कारण ये डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। जैसे ये चेयर फॉर्म, जो चेयर फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। ये चेयर फॉर्म मतलब ऐसा, यानी ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है आपकी, ये क्या है तो साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है मेनली इस फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में। ये चेयर जैसा बन गई आपका, ये चेयर जैसा हो गया, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये चेयर जैसी होगी, ये चेयर जैसा, ये चेयर फॉर्म। लेकिन ये चेयर फॉर्म फ्लिप करता रहता है, फ्लिप मतलब चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ये जो चेयर फॉर्म है ये ऑब्वियसली ये फ्लिप कर रहा है, फ्लिप मतलब चेंज कर रहा है, जैसे ये चेयर फॉर्म है, लेकिन ये फ्लिप कर रहा है, चेंज कर रहा है ऑब्वियसली किस में, तो ये फल कहलाता है हाफ चेयर, ये फॉर्म क्या कहलाता है हाफ चेयर। साइक्लोहेक्सेन नहीं है, लेकिन ये फ्लिप, ये मेनली एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में। जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो चेयर फॉर्म होती है। साइक्लोहेक्सेन की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो चेयर फॉर्म होती है, लेकिन ये फ्लिप करता रहता है, परिवर्तित होते रहता है। ये चेयर फॉर्म है, ये फ्लिप कर करके ऑब्वियसली ये इस फॉर्म में आ गया, मतलब हाफ चेयर में आ गया। ये क्या आ गया तो हाफ चेयर में आ गया। फिर ये फ्लिप करेगा, फिर ये फ्लिप करेगा, चेंज करेगा, ये इस फॉर्म में आ जाता है, इसे हम कहते हैं बोर्ड फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ गया तो ये बोर्ड फॉर्म। फिर ये फ्लिप करता है इस तरह से, ये इधर वाला साइज जो है ये फ्लिप करे, ये फ्लिप करते 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 ये आ गया हाफ चेयर में। ऑब्वियसली ये फ्लिप करके क्या आया तो हाफ चेयर। तो ऑब्वियसली कह रहा है कि ये फिर फ्लिप करते करते क्या आ गया तो ये चेयर फॉर्म, ये ऐसे कहते हैं इन्वर्टेड चेयर। कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन, अभी तक जो आप पढ़े थे साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में, तो अभी तक हम लोग पढ़े थे साइक्लोहेक्सेन जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है तो प्लेनर है, लेकिन वान डर वाल्स रिपल्सन और एंगल स्ट्रेन होने के कारण जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। ऐसे तो इन्फानाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें वान डर वाल्स रिपल्सन मिनिमम होती है। तो वान डर वाल्स रिपल्सन मिनिमम होने के कारण जो चेयर फॉर्म होता है, वान डर वाल्स रिपल्सन मिनिमम होने के कारण जो चेयर फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है कौन तो चेयर फॉर्म। लेकिन ये फ्लिप करता है, ये चेंज करता रहता है। जैसे कि चेयर है, ये चेंज कर करके ऑब्वियसली अब देखिए थोड़ा सा भी एंगल चेंज करेगा तो एक अलग फॉर्म होगी, थोड़ा सा भी एंगल चेंज करेगा तो अलग फॉर्म होगी, थोड़ा सा भी एंगल चेंज करेगा तो अलग फॉर्म होगी, थोड़ा सा भी एंगल चेंज करेगा तो अलग फॉर्म होगी। लेकिन ये चेयर फॉर्म है, ये चेंज कर करके किस में आया तो ये हाफ चेयर फॉर्म में आया। हाफ चेयर फिर फ्लिप कर करके चेंज कर करके ऑब्वियसली ये आपकी चेयर फॉर्म थी, ये फ्लिप करके क्या हुआ हाफ चेयर, फिर ये चेंज करके क्या हुआ तो ये चेंज होकर क्या आया तो बोट, फिर ये बोट फॉर्म आया, फिर ये ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट। ट्विस्ट मतलब ये इस तरह से ये जो बोट है, ये जो आपकी बोट फॉर्म है ये ट्विस्ट कर जाती है, ट्विस्ट कर जाती है। और ट्विस्ट करने के बाद फिर क्या होगा तो ये फिर से बोट फॉर्म में आएगा, और ये बोट फॉर्म फिर क्या होगा तो हाफ चेयर में आएगा, और हाफ चेयर फिर ऑब्वियसली ये चेयर फॉर्म में, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड चेयर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया, जो पहले वाली चेयर फॉर्म से उसका उल्टा। पहले चेयर फॉर्म कैसा था तो पहले चेयर फॉर्म इस फॉर्म की थी, पहले चेयर फॉर्म इस फॉर्म की थी, फिर चेयर फॉर्म इस फॉर्म की थी, फिर ये फ्लिप कर करके ये हाफ चेयर में आया, ये हाफ चेयर फिर आया बोट फॉर्म में, बोट फॉर्म चेंज करता फिर ट्विस्ट बोट में, फिर ट्विस्ट बोट चेंज करके फिर बोट में आता, फिर बोट फॉर्म फिर क्या हुआ तो हाफ चेयर में आएगा, फिर ये क्या हो गया तो चेयर। लेकिन कहते हैं इसे इन्वर्टेड चेयर। इन्वर्टेड चेयर मतलब जो पहले वाला जो चेयर फॉर्म उसका उल्टा हो गया, उसका मिरर इमेज हो गया। तो वही करा कि अभी तक जो हम लोग साइक्लोहेक्सेन पढ़े थे वह प्लेनर पढ़े थे, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लेनर पढ़ रहे थे। लेकिन वास्तविकता में ऑब्वियसली जो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है वो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में एग्जिस्ट करता, जिसमें से चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, बोट एंड ट्विस्ट बोट क्या है एक्सट्रीम फॉर्म है, जो एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, इंटर कन्वर्ट होता रहता है बाय प्रोसेस कॉल फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब जैसे आप क्लासरूम में आते हैं तो क्लासरूम में आकर के आराम से बैठ जाते हैं, ऑब्वियसली अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होती है तो ऑब्वियसली उबास लेते। उबास मतलब थोड़ा सा हाथ पैर को करते ओहो, थोड़ा हाथ पैर इधर उधर टाइट करते हैं कि नहीं, थोड़ा इधर होते हैं फिर उधर होते हैं फिर उधर होते हैं, फिर क्या होता तो फिर से जिस फॉर्म में पढ़ाई करते, जिस मोड में पढ़ाई करते
बिल्कुल उसी मेथड में आगे बैठ जाते हैं। लेकिन बीच बीच में क्या होता रहता है, तो आप अपना फ्लिप करते रहते हैं, कभी इधर करते, हाथ उधर करते, पैर उधर करते, तो ये कहलाता है फ्लिपिंग। बिल्कुल उसी तरह से है जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, तो जो साइक्लोहेक्सेन मेनली एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, लेकिन ये चेयर फॉर्म फ्लिप करता रहता है किसमें, तो हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट और ट्विस्ट बोट के फॉर्म में बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्लिपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं इसका फिगर ड्रॉ करके दिखलाता हूं। तो साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट और इन्वर्टेड चेयर फॉर्म जो है आपका एक्सट्रीम फॉर्म है, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। द प्रोसेस कॉल्ड फ्लिपिंग, वो प्रोसेस कहलाता है फ्लिपिंग। तो साइक्लोहेक्सेन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो चेयर फॉर्म होती है। ये आपका चेयर फॉर्म है, इट इज अ चेयर फॉर्म। इस तरह से चेयर होता ना ऐसे, इस तरह से चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है। अब ये चेयर फॉर्म ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, लेकिन ये फ्लिप करता है, ये चेंज करता है। ओब्वियसली ये चेयर फॉर्म है, ये फ्लिप कर करके ये हाफ चेयर में आया, फिर ये फ्लिप कर करके बोट फॉर्म में आया, ये फ्लिप कर करके फिर ट्विस्ट करेगा, फिर ट्विस्ट कर करके ये फिर बोट फॉर्म में आ जाएगा, ये बोट फॉर्म फिर क्या होगा, हाफ चेयर में आया, और ये हाफ चेयर फिर क्या हुआ, इन्वर्टेड चेयर में हो गया, मतलब इसका उल्टा। तो चेयर और इन्वर्टेड चेयर एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर यहां पर एक प्लेन मिरर रख दीजिए, यहां पर एक प्लेन मिरर रख दीजिए, तो एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसका मिरर इमेज यहां हो गया, इसका मिरर इमेज ये आपका हो गया, ठीक है, इसका मिरर इमेज ये हो गया आपका, ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, तो ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। तो चेयर फॉर्म और इन्वर्टेड चेयर फॉर्म एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। चेयर और इन्वर्टेड चेयर फॉर्म एक दूसरे का मिरर इमेज है। चेयर फॉर्म और इन्वर्टेड चेयर फॉर्म एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है वह सेम होती है, मैक्सिमम होती है और सेम होती है। तो साइक्लोहेक्सेन की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो चेयर फॉर्म है। साइक्लोहेक्सेन की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म एंड इन्वर्टेड चेयर फॉर्म आर मोर stable form of cyclohexane which exist which flip into another form by the process called flipping। तो चेयर और इन्वर्टेड चेयर फॉर्म एक दूसरे का क्या है, तो मिरर इमेज, और दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, तो सेम है। तो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में, जिसमें से चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट और एक्सट्रीम फॉर्म, जिसमें से जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो चेयर फॉर्म होती है। चेयर फॉर्म या कि ये इन्वर्टेड चेयर फॉर्म आर द मोर स्टेबल। चेयर एंड इन्वर्टेड चेयर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड हैव सेम स्टेबिलिटी। अब इन सारे में जो सबसे कम स्टेबल होती है वो हाफ चेयर। चेयर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें वान डेर वाल्स रिपल्सन मिनिमम होती है, जबकि हाफ चेयर फॉर्म सबसे कम स्टेबल होती है। जबकि जो हाफ चेयर फॉर्म है वो सबसे कम स्टेबल होती है ड्यू टू मैक्सिमम वान डेर वाल्स रिपल्सन। तो हाफ चेयर की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है। तो अमॉन्ग दीज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। याद रखिएगा, चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता और हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि चेयर फॉर्म में वान डेर वाल्स रिपल्सन और एंगल स्ट्रेन मिनिमम होती है, और हाफ चेयर फॉर्म में वान डेर वाल्स रिपल्सन एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम होती है, इसलिए सबसे कम। ट्विस्ट बोट और बोट में, ट्विस्ट बोट फॉर्म और बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट और बोट फॉर्म में बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ट्विस्ट बोट और बोट में बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों?
तो ड्यू टू फ्लैगपोल रिपल्सन, ये बोट फॉर्म है। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो कार्बन है ये कार्बन है। दिस वन पोल मतलब इंड ध्रुव, बोट पोल जैसे पानी के जहाज में जो स्टीमर्स होते हैं उसके सबसे टॉप पर फ्लैग लगाया होता है। जिस कंपनी की स्टीमर होती है उसका फ्लैग लगाया होता है, ठीक है। तो ये इसलिए से यहां पर मौजूद हाइड्रोजन और यहां पर मौजूद हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल टचिंग में आ जाता, नजदीक आ जाता। तो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाते, इन दोनों के बीच में लगने वाली रिपल्सन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैगपोल। FP लिख देता हूं, FP मतलब फ्लैगपोल रिपल्सन। इसे क्या कहते हैं? तो फ्लैगपोल रिपल्सन कहते हैं। तो बोट और ट्विस्ट बोट में बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है ट्विस्ट बोट से। ऐसा होता है फ्लैगपोल रिपल्सन के कारण। बोट और ट्विस्ट बोट में बोट फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है ट्विस्ट बोट से। ऐसा होता है फ्लैगपोल रिपल्सन। जो पानी की जहाज होती है उसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर एक फ्लैग लगाया रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है फ्लैग। सबसे इन पॉइंट है ये फ्लैगपोल, इसे कहा जाता है फ्लैगपोल। और इन दोनों एटम के बीच में लगने वाली रिपल्सन को फ्लैगपोल रिपल्सन कहा जाता है। तो हमने सीखा कि साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर में पाया जाता है, जिसकी एक्सट्रीम फॉर्म है चेयर फॉर्म, हाफ चेयर बोट, ट्विस्ट बोट फॉर्म। इसमें चेयर फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम स्टेबिलिटी होती है हाफ चेयर की। चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें वान डर वाल्स रिपल्सन और एंगस्टीन मिनिमम होता है, और हाफ चेयर की स्टेबिलिटी सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें वान डर वाल्स रिपल्सन और एंगस्टीन सबसे ज़्यादा होती है। अब बोट और ट्विस्ट बोट में बोट फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है ट्विस्ट बोट से। ऐसा इसलिए होता क्योंकि बोट फॉर्म में फ्लैगपोल रिपल्सन होती है। इसलिए ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो आप कह सकते हैं चेयर फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है किससे? तो हाफ चेयर से। हाफ चेयर की ज़्यादा होती है, चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद बोट फॉर्म की होती है, उसके बाद ट्विस्ट बोट की होती है और सबसे कम हाफ चेयर की होती है। ध्यान रखें, चेयर और इन्वर्टेड चेयर फॉर्म एक दूसरे का, चेयर फॉर्म इन्वर्टेड चेयर फॉर्म एक दूसरे का मिरर इमेज है और दोनों की स्टेबिलिटी सेम होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिखा देता हूँ। तो चेयर फॉर्म एंड इन्वर्टेड चेयर फॉर्म आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड हैव सेम स्टेबिलिटी। तो जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया उसी चीज़ों को मैंने यहाँ लिख दिया है कि चेयर फॉर्म एंड इन्वर्टेड चेयर फॉर्म आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो चेयर फॉर्म और इन्वर्टेड चेयर फॉर्म में एक दूसरे का मिरर इमेज है और दोनों की स्टेबिलिटी सेम होती है। तो ऑब्वियसली अमॉन्ग दीज एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन के ये सारे एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मर में जो चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू मिनिमम वान डर वाल्स रिपल्सन एंड एंगस्ट्रीन, एंड हाफ चेयर फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल। जो हाफ चेयर फॉर्म होती है सबसे कम स्टेबल ड्यू टू मैक्सिमम वान डर वाल्स रिपल्सन एंड एंगस्ट्रीन। तो इन एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, जबकि हाफ चेयर फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वह सबसे कम होती है। तो चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू मैक्सिमम वान डर वाल्स रिपल्सन एंड एंगस्टीन, और हाफ चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है ड्यू टू मैक्सिमम वान डर वाल्स रिपल्सन एंड एंगस्टीन। एमंग बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म, अब बोट और ट्विस्ट बोट की बात करें तो स्टेबिलिटी जो बोट फॉर्म की होती है वो कम होती है ट्विस्ट बोट से।
ऐसा होता है ड्यू टू फ्लैगपोल रिपल्सन। जस्ट मैं बता रहा था फ्लैगपोल रिपल्सन क्या होती है। तो बोर्ड के सबसे जो स्टीमर्स होता है उसके सबसे टॉप पर एक फ्लैग लगा होता है। उसी टाइप से बोर्ड फॉर्म में जो सबसे टॉप पर जो हाइड्रोजन है एक दूसरे के बीच में रिपल्सन लगाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैगपोल रिपल्सन। तो ऑब्वियसली ट्विस्ट बोर्ड और बोर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है। ऐसा होता है फ्लैगपोल रिपल्सन के कारण। इसलिए ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन को आप कह सकते हैं कि चेयर फॉर्म या इन्वर्टेड जो है दोनों तो सेम ही है, एक दूसरे के मिरर में। चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा है बोर्ड फॉर्म से, जाता है ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म से, ज़्यादा है हाफ चेयर फॉर्म से। तो ऑब्वियसली मेनली जो साइक्लोहेक्सेन होता है एग्जिस्ट करता है किस में, तो चेयर फॉर्म। अब थोड़ा फ्लिप करके ये सारी फॉर्म में आता है, लेकिन मेनली हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में है, तो चेयर फॉर्म में है, जो इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो थोड़ा चेयर फॉर्म के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फॉर्म होती है वो चेयर फॉर्म होती है। तो चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इन चेयर फॉर्म ईच कार्बन हैज 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन। चेयर फॉर्म में आप जानते हैं कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो इन चेयर फॉर्म ईच कार्बन हैज 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन। चेयर फॉर्म में प्रत्येक कार्बन के पास 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन है। इन चेयर फॉर्म ईच कार्बन हैज 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन, वन इज एक्सियल एंड अनदर इज इक्वेटोरियल आउटवर्ड। प्रत्येक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो इन सारे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। एक एक्सियल मतलब इट इज एक्सियल, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल आउटवर्ड। ये आपका एक्सियल, ये इक्वेटोरियल आउटवर्ड। करा कि इन चेयर फॉर्म ईच कार्बन एटम हैव 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन, वन इज एक्सियल एंड अनदर इज इक्वेटोरियल आउटवर्ड। At 2 adjacent carbon, axial hydrogen will be in opposite direction to minimize van der Waals repulsion। करे कि ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन है, मतलब बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन। तो एडजेसेंट कार्बन पर जो एक्सियल हाइड्रोजन होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में होगी। मतलब यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड ऊपर है तो बगल वाले कार्बन पर एक्सियल बॉन्ड नीचे होगी। यहाँ पर अगर नीचे है तो यहाँ पर ऊपर होगी, यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे होगी, यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर ऊपर होगी, और यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे होगी, यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर ऊपर होगी। साइक्लोहेक्सेन में प्रत्येक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ये चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में प्रत्येक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। इसमें से एक एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। एक एक्सियल होता है, दूसरा इक्वेटोरियल होता है। और 2 बॉन्डेड कार्बन, 2 एडजेसेंट कार्बन पर जो एक्सियल एटम होती है, एक्सियल हाइड्रोजन एटम होती है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू मिनिमाइज van der Waals रिपल्सन। अब यहाँ पर जो एक्सियल हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक्सियल हाइड्रोजन है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी अधिक हो जाएंगी। तो दूरी अधिक हो जाने से van der Waals रिपल्सन कम होंगी। तो रिपल्सन कम होना मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होना। 2 बॉन्डेड कार्बन पर जो एक्सियल हाइड्रोजन है वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए होता है ताकि van der Waals रिपल्सन एटम के बीच में कम लगे। ऑब्वियसली 2 एडजेसेंट कार्बन, एक्सियल हाइड्रोजन will be in opposite direction to minimize van der Waals repulsion। when chair form, ये chair form, when chair form convert into inverted chair by process called flipping, the axial bond get converted into equatorial bond or vice versa। ऑब्वियसली अभी जस्ट मैंने आपको बताया
कि जब जब ये आपकी चेयर फॉर्म है, 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 ये आपकी चेयर फॉर्म है। जब ये चेयर फॉर्म, ये आपकी चेयर फॉर्म, जब ये चेयर फॉर्म कन्वर्ट होता है, ये चेयर फॉर्म है आपकी, ये आपकी चेयर फॉर्म है, तो ये चेयर फॉर्म क्या होगा? तो हाफ चेयर में हाफ चेयर, बोर्ड फॉर्म में बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड में फिर बोर्ड फॉर्म में, फिर हाफ चेयर में, फिर इन्वर्टेड चेयर में। तो जब चेयर फॉर्म चेंज करेगा इन्वर्टेड चेयर फॉर्म में, तो जो एक्सल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट, यहां पर जो एक्सल बॉन्ड वाला है वो इक्वेटोरियल में चला जाएगा, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड पर है वो एक्सल पर चला जाएगा। तो जो एक्सल है इक्वेटोरियल में, जो इक्वेटोरियल है एक्सल में, मतलब जो बॉन्ड चेयर फॉर्म में एक्सल था वो यहां पर इक्वेटोरियल हो गया। तो ये कह रहा है कि जब चेयर फॉर्म कन्वर्ट होता है इनटू इन्वर्टेड चेयर, जब चेयर फॉर्म कन्वर्ट होता है इनटू इन्वर्टेड चेयर बाय प्रोसेस कॉल्ड फ्लिपिंग, तो जो एक्सल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड में चेंज कर जाती है, जो इक्वेटोरियल पर पोजीशन पर है वो एक्सल पोजीशन पे चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखें कि साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मर में एग्जिस्ट करता है, उसमें चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है। चेयर फॉर्म में प्रत्येक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड है, एक एक्सल होती है, एक इक्वेटोरियल ऑर्बिट होती है। दो एडजेसेंट एटम पर, दो बॉन्डेड कार्बन एटम पर, तो जो एक्सल बॉन्ड होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू मिनिमाइज वान डेर वाल्स रिपल्सन। जब चेयर फॉर्म कन्वर्ट होता है इन्वर्टेड चेयर में, तो जो एक्सल बॉन्ड है इक्वेटोरियल पर चली जाएगी, जो इक्वेटोरियल पर है वो एक्सल में चली जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यदि चेयर फॉर्म में कोई एटम और ग्रुप लार्जर देन हाइड्रोजन है, अगर यहां पर इन सारे बॉन्ड से अगर कोई एटम और ग्रुप लार्जर देन हाइड्रोजन होगी, तो वह लार्जर देन हाइड्रोजन एटम और ग्रुप वो हमेशा लाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यदि किसी एटम, यदि साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में यदि कोई एटम और ग्रुप लार्जर देन हाइड्रोजन होता है, तो हमेशा ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर टू मिनिमाइज वान डेर वाल्स रिपल्सन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आता है तो रिपल्सन सबसे कम दे पाएगा, इसीलिए वो हमेशा लाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ध्यान रखें इन चेयर फॉर्म यदि कोई एटम और ग्रुप लार्जर देन हाइड्रोजन आएगा, इफ चेयर फॉर्म हैव एनी एटम और ग्रुप लार्जर देन हाइड्रोजन, देन दैट ऑलवेज लाई एट इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज वान डेर वाल्स रिपल्सन। अब देखिए जी, चेयर फॉर्म का हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करके देखते हैं। आप देखेंगे कि जो चेयर फॉर्म का न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो एक्चुअली स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म की न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ चेयर फॉर्म की यदि हम न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करें तो ये चेयर फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपने पढ़ा चेयर फॉर्म में प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जिसमें से एक हाइड्रोजन एक्सल होगी, दूसरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, और एडजेसेंट कार्बन पर जो एक्सल बॉन्ड होती है वह एक दूसरे के अपोजिट होता, मतलब यहाँ पर ये एक्सल हाइड्रोजन अपवर्ड है तो यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है तो यहाँ अपवर्ड है, यहाँ पर अपवर्ड है तो यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है तो यहाँ अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड है। तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है, प्रत्येक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, एक एक्सल, दूसरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। यदि इसका हम न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करें तो फॉर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला वी लुक एलॉन्ग, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए हम लोग देखेंगे एलॉन्ग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो फॉर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला
वी लुक अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यदि मान लेते हैं कि ये आपकी चेयर फॉर्म है, ये आपकी चेयर फॉर्म है, ये आपकी चेयर फॉर्म है, तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग आप देखिए, इधर से आप देखिए, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखिए, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग आप देखिए, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखिए, तो ये आपकी फ्रंट, इधर से अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्रंट कार्बन हो जाएगी, ये रियर कार्बन हो जाएगी, ये आपकी फ्रंट कार्बन हो जाएगी, ये रियर कार्बन हो जाएगी। इधर से आप देखेंगे तो ये फ्रंट कार्बन, ये आपकी रियर कार्बन हो गई, ये आपकी फ्रंट कार्बन, ये आपकी रियर कार्बन हो गई। तो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट से, तो ये फर्स्ट कार्बन होगी फ्रंट कार्बन, और रियर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से, मतलब सेकेंड कार्बन होगी। तो ये आपकी फर्स्ट कार्बन होगी, ये आपकी सेकेंड कार्बन होगी। उसी तरह से यहाँ फिफ्थ कार्बन आपकी फ्रंट कार्बन होगी, मतलब ये पॉइंट मतलब फ्रंट कार्बन होगी, और ये 4 मतलब सर्किल मतलब रियर कार्बन हो गई। तो ये पॉइंट आपकी फर्स्ट कार्बन, सर्किल सेकेंड कार्बन। यहाँ पर फिफ्थ मतलब ये पॉइंट आपकी फिफ्थ कार्बन और ये सर्किल आपकी फोर्थ कार्बन है। अब देखिए सेकेंड कार्बन मतलब रियर कार्बन पर, रियर कार्बन पर क्या है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर, इसका प्रोजेक्शन अगर लेंगे तो ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, और दूसरा हाइड्रोजन ये ऑब्वियसली आपकी 120 पर है, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये 120 पर दूसरा हाइड्रोजन है, और ऑब्वियसली ये तीसरा बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है जाकर किससे बॉन्ड करा है, किससे कनेक्ट हुआ, तो तीसरे कार्बन से। ध्यान दीजिए ये आपका सेकेंड कार्बन कौन सा है, तो ये सर्किल है। सेकेंड कार्बन आपकी कौन सी, तो सर्किल है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, और ये जो बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन से जाकर जाएगा। उसी तरह से फर्स्ट कार्बन जिसको आप पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर एक हाइड्रोजन है जो एक्चुअली डाउनवर्ड, उसका प्रोजेक्शन इधर आएगा, और ये हाइड्रोजन इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा। तो अगर इधर से आप देख रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन आपकी फ्रंट कार्बन से पॉइंट से रिप्रेजेंट करें, सेकेंड कार्बन आपकी रियर कार्बन से सर्किल से रिप्रेजेंट करें, इसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो इस सर्किल से एक हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गई, और इससे एक हाइड्रोजन होगी, ये थर्ड कार्बन से जाकर जुड़ा है। उसी तरह से आपकी फ्रंट कार्बन होगी, फ्रंट कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ये इधर है, ये हाइड्रोजन इसका प्रोजेक्शन इधर हो गया, और ये फर्स्ट कार्बन 6 कार्बन से जाकर बॉन्ड करा, ये फर्स्ट कार्बन ये आपकी 6 कार्बन से जाकर बॉन्ड करी है, फर्स्ट कार्बन आपकी 6 कार्बन से जाकर बॉन्ड करी है। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप कहें तो ये फिफ्थ कार्बन हो गई, आपकी फ्रंट कार्बन है जिसके ऊपर ये हाइड्रोजन इधर, इसका प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन की प्रोजेक्शन इधर आ जाएगी, और इस हाइड्रोजन अब रियर कार्बन 4 कार्बन पर जा रहे हैं, मतलब रियर कार्बन पर, तो ये हाइड्रोजन का प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, इस हाइड्रोजन का प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, ये हो गया। ये रियर कार्बन मतलब सर्किल आपका रियर कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन आपका इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन जस्ट समझने के लिए है। तो इस चेयर फॉर्म की जब हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करी तो आपने क्या देखा, तो इस चेयर फॉर्म की हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करी तो क्या देखा, करे जी यहाँ डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री की आ रही है। तो अगर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री की होती है तो वान डेर वाल्स रिपल्सन मिनिमम होगी, तो वान डेर वाल्स रिपल्सन मिनिमम होगी मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यदि हम साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म की न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो वान डेर वाल्स रिपल्सन मतलब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री की है, तो जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री की होती है उसे स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, और अगर स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम वान डेर वाल्स रिपल्सन लगती है तो स्टेबल फॉर्म होगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर फॉर्म इज स्टैगर्ड फॉर्म विच इज स्टेबल कॉन्फॉर्मर। तो ये क्या है, तो चेयर फॉर्म एक स्टेबल कॉन्फॉर्मर है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन, अल्केन मतलब होता है हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और यदि वह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड साइकिल में हो तो उसे हम साइक्लोअल्केन कहते हैं। तो साइक्लोअल्केन क्या है, तो अल्केन मतलब वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और यदि वह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड साइकिल में हो तो उसे हम साइक्लोअल्केन कहते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन, डिफरेंट साइक्लोअल्केन की जो स्टेबिलिटी है, तो अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन है
वह डिपेंड करती एंगल स्ट्रेन के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन जो होती वह डिपेंड करती एंगल स्ट्रेन के ऊपर। जितनी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होती है साइक्लोअल्केन्स में उतनी कम स्टेबिलिटी होती है। तो बेयर साहब का कहना था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है एंगल स्ट्रेन की, एंगल स्ट्रेन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब वह साइक्लोअल्केन जिसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब ग्रेटर विल एंगल स्ट्रेन लेसर विल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन। तो कहेंगे जी एंगल स्ट्रेन क्या होती है, तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये आपकी साइकिल में है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ये साइकिल में है। ऑब्वियसली अल्केन में कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है sp3 होती है। अल्केन में जो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट होती है वो sp3 होती है। तो यदि किसी कार्बन एटम की हाइब्रिड स्टेट sp3 हो तो थ्योरी के अनुसार उसकी जो बॉन्ड एंगल होनी चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए। तो यदि किसी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो उसकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए। तो बेसिक ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसके बीच की जो एंगल होनी चाहिए थ्योरी के अनुसार, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए, लेकिन है कितना 60 डिग्री। मतलब ये एंगल होना चाहिए था, 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 लेकिन ये एंगल अगर होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये एंगल घट करके इधर से भी घटा, 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 ये एंगल घट करके 60 डिग्री रह गई। तो बेसिक थ्योरी के अनुसार यदि किसी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो उसकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वह 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल थी उसको दबा दिया गया है, मतलब दबा हुआ है। तो जब कोई भी चीज़ को आप दबाएंगे तो उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होगी। अगर कोई इलास्टिक चीज़ है ऑब्वियसली उसको आप दबाएं, ऑब्वियसली उसे कॉम्प्रेस करें या एलोंगेट करें तो उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होगी, तनाव पैदा होगा। तो यह एंगल में कितनी स्ट्रेन है, तो एंगल स्ट्रेन मतलब दोनों तरफ से दबाया गया है, इधर से भी दबाया गया, इधर से भी दबाया गया, तो कितनी स्ट्रेन पैदा हुई। तो होना चाहिए था एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहां पर है कितनी एंगल, तो 60 डिग्री। दोनों तरफ से दबाया गया है, इसे डिवाइड कर दिया आपने 2 से। तो थ्योरी के अनुसार बॉन्ड एंगल होनी चाहिए थी 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन है 60 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से एंगल को दबा गया तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो 109 डिग्री 28 मिनट में यदि 60 डिग्री को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 49 डिग्री 28 मिनट आई अपॉन 2। आप जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है, तो ये कितनी हो गई, तो 24 डिग्री 44 मिनट। ऑब्वियसली ये 48 1 डिग्री किधर ले जाएंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता, तो 60 और 28 88, तो 48 को अब डिवाइड करेंगे तो 24 और ये 44 हो गया। उसी तरह से हमने साइक्लोप्रोपेन भी लिया, मतलब ये जो होना चाहिए था एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन दोनों तरफ से एंगल को दबाया गया कितना, तो ये 24 डिग्री 44 मिनट इधर से भी दबाया गया और 24 डिग्री 44 मिनट इधर से भी दबाया गया, तो ये एंगल स्ट्रेन। उसी तरह से अगर हम साइक्लोब्यूटेन लें तो यहां पर अगर साइक्लोब्यूटेन में यदि एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली सारे साइक्लोअल्केन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो sp3 है। अल्केन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 होती। तो थ्योरी के अनुसार यदि किसी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो उसकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल 9 डिग्री है। तो ऑब्वियसली एंगल में स्ट्रेन कितनी की है, तो एंगल ऑब्वियसली यदि कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितनी एंगल है, तो 90 डिग्री अपॉन 2। तो एंगल स्ट्रेन कितनी होगी, तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 अपॉन 2। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 19 डिग्री 28 मिनट अपॉन 2, तो ये कितनी हो गई, तो ये
1 डिग्री इधर ले जाएंगे तो 9 डिग्री 44 मिनट, मतलब दोनों तरफ से 9 डिग्री 44 मिनट एंगल को कंप्रेस किया गया, मतलब ये स्ट्रेन पैदा हुई, ये स्ट्रेन पैदा हुई। उसी तरह से साइक्लोपेंटेन में एंगल स्ट्रेन कितनी की है? तो ऑब्वियसली अल्केन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 होती है। तो यदि अल्केन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन पेंटागन की जो इंटीरियर एंगल होती है, इंटीरियर एंगल निकालने की फॉर्मूला होती है n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, ये होती है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगा करके आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा करके आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो 3 - 2 अपॉन 3 तो ये 60 डिग्री, यहाँ n इक्वल टू यहाँ पर साइड है, n इक्वल टू अगर 4 पुट कर देंगे तो ये 4 - 2 अपॉन 4 मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब उसी तरह से n इक्वल टू यहाँ पर 5 पुट कर देंगे तो 5 - 2 अपॉन 5 तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। अगर n इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो 6 - 2 मतलब 4 अपॉन 6 इंटू 80 तो 120 आ जाएगा। तो इंटीरियर एंगल निकालने की फॉर्मूला होती है n - 2 किसी भी पॉलीगन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर मतलब जिसकी साइड से इक्वल हो, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो अंदर वाली एंगल वो निकालने का फॉर्मूला होता है n - 2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल निकालने के फॉर्मूला से सारा निकाल रखा है अपन ने। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 108 डिग्री है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कितनी की होगी? तो हमने पढ़ा है कि कोई भी अल्केन है उसमें कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3, तो बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 108 डिग्री है, मतलब स्ट्रेन है कितने का? तो ये देखिए जी 1 डिग्री 28 अपॉन 2, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट और 28 मिनट 44, 88 मिनट अपॉन 2 तो ये 44 मिनट, 0 डिग्री 44 मिनट। अगर आप साइक्लोहेक्सेन लीजिए तो यहाँ पर एंगल में कितनी स्ट्रेन तो होना चाहिए था 109.28 मिनट माइनस कितनी होगी तो 120 डिग्री, तो इसे अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -5 डिग्री 60 मिनट। ये माइनस में आया, माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंगल को दबाया नहीं गया, बल्कि एंगल को क्या कर दिया गया है, इलोंगेट हो गया है। यहाँ पर एंगल को हर जगह दबाया गया, जबकि यहाँ पर एंगल में क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। तो बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी, तो अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन है वो डिपेंड करती है एंगल स्ट्रेन के ऊपर। जितनी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होती है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। जितनी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी साइक्लोअल्केन की। तो हमने कंसीडर करा साइक्लोप्रोपेन, हम लोगों ने कंसीडर करा साइक्लोप्रोपेन और उसमें एंगल स्ट्रेन निकाले तो 24 डिग्री 44 मिनट, साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन 90 डिग्री 44 मिनट, साइक्लोपेंटेन में एंगल स्ट्रेन 44 मिनट, साइक्लोहेक्सेन में -5 डिग्री 60 मिनट। तो इस थ्योरी के अनुसार सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, तो साइक्लोप्रोपेन की, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन क्या है, तो सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होने के कारण ऑब्वियसली रिंग के अंदर बहुत सारा तनाव है, इस तनाव को खत्म करने के लिए अपने आप को ब्रेक डाउन करना चाहेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार, उससे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन और उससे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए किससे, साइक्लोहेक्सेन से। कि क्यों, ये माइनस में है, ये तो माइनस में है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल, तो माइनस और प्लस से कुछ नहीं लेना देना। कोई अगर आपकी इलास्टिक चीज़ है, कोई अगर रबर है, तो उसको आप अगर आप 1 सेंटीमीटर आप इलोंगेट करिए या 1 सेंटीमीटर आप कंप्रेस करिए, स्ट्रेन उतना ही पैदा होंगे। 1 सेंटीमीटर आप उसको इलोंगेट करिए या 1 सेंटीमीटर उसको कंप्रेस करिए, ऑब्वियसली स्ट्रेन उतना ही पैदा होगी। तो ऑब्वियसली बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए इससे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एंगल स्ट्रेन है। ऑब्वियसली आप निगेटिव पॉजिटिव को हटा दें तो ऑब्वियसली इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे कम आ रही है। आप माइनस बस ये बतलाता है कि आपने एंगल को बढ़ा दिया, और यहाँ प्लस बता रहा है कि आपने एंगल को घटा दिया है। तो ऑब्वियसली बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन इसमें है, उसका बाद इसमें, उसका बाद इसमें, उसमें और इसमें ज़्यादा हो गया है।
इसका मतलब जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए साइक्लोप्रोपेन की सबसे कम, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, उसके बाद और साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए किससे? साइक्लोहेक्सेन से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे साइक्लोअल्केन्स में जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो साइक्लोहेक्सेन की होती है। ये आपको याद रखनी है कि अमंग ऑल साइक्लोअल्केन्स, वो साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोब्यूटेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, साइक्लोहेप्टेन हो, साइक्लोऑक्टेन हो, इन ऑल साइक्लोअल्केन्स सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो साइक्लोहेक्सेन की होती है। साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने का कारण है इसका चेयर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, जिसमें वान डर वाल्स रिपल्सन मिनिमम होती है और ये इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बेसी ऐसे बी एक्सपेक्ट, अगर यहाँ पर हम लोग अगर कहें कि बी एक्सपेक्ट, हम लोग अगर इस थ्योरी से कहें तो यहाँ पर हम लोग अगर कहें बी एक्सपेक्ट, अगर हम लोग यहाँ पर अगर कहें कि जो स्टेबिलिटी है किसकी, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बी एक्सपेक्ट हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बी एक्सपेक्ट जो स्टेबिलिटी है किसकी, तो बी एक्सपेक्ट जो स्टेबिलिटी है किसकी, तो अब साइक्लोप्रोपेन की लेसर होना चाहिए किससे? तो साइक्लोब्यूटेन से। लेसर होना चाहिए किससे? तो साइक्लोपेंटेन से। लेसर होना चाहिए किससे? तो साइक्लोपेंटेन की ग्रेटर होना चाहिए किससे? साइक्लोहेक्सेन से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, साइक्लोअल्केन्स, सारे साइक्लोअल्केन्स में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल होता है, उससे ज़्यादा होता है साइक्लोब्यूटेन, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेप्टेन से। साइक्लोहेप्टेन ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोऑक्टेन से। तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपको याद रखना है, साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा, साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नोट मतलब ध्यान रखें, among all cycloalkanes, सारे साइक्लोअल्केन्स में साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू चेयर फॉर्म, ड्यू टू एग्जिस्टेंस इनटू चेयर फॉर्म which have chair form due to existence into chair form existence के कारण which have minimum van der Waals repulsion, जो जिसमें minimum van der Waals repulsion होती है, minimum van der Waals repulsion। तो सारे साइक्लोअल्केन्स में जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वह साइक्लोहेक्सेन की होती है। तो आपको याद रखनी है कि सारे साइक्लोअल्केन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से साइक्लोअल्केन होती है? तो साइक्लोहेक्सेन। 6 मेंबर का जो रिंग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऑलरेडी मैंने मेरे बहुत बार बोल रखा है कि जो 6 मेंबर की रिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अल्टरनेट में और दूसरे अल्टरनेट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।